हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2012 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 2 का पेपर है, उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लासेस हैं वो हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए चला रहे हैं। सो चलिए आज के अपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पहले जो 61 से लेकर 67 तक क्वेश्चन है वो इस गद्यांश से रिलेटेड है। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने अपने ओणम की व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से पहले निकाली। ओणम यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने में के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं लगाया है। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाए। इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते। अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रही। लड़ना भी शब्द नहीं रहा, अकाल ही हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया होगा अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में। हर 13 से 14 साल में वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ता है, तो अपने को 12 से 13 साल तक इस जंगल को बचाकर रखना है। ओणम का जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है वह भी तय किया गया, पूजा और मंदिर से भी जोड़ा गया। यह तो इसलिए कि उनको बड़े पैमाने पर कोई चीज़ करनी थी, वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। सो हमने पैरा पढ़ लिया है। अब से क्वेश्चन देखते हैं। कौन शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? विदेश में होती है, लेकिन उनको हम अपनी हिंदी भाषा में उपयोग कर लेते हैं। इसके ऑप्शन है शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंदाज। ये क्या है? एक विदेशी शब्द है। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय किसी शब्दांश के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? अंत में जुड़ता है। तो देखिए इसके ऑप्शन, पीढ़ियों, पीढ़ी प्लस यों, तो यो क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। लड़ना, लड़ प्लस ना, क्या ना क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। सैकड़ों, सैकड़ प्लस ओ, क्या हो गया? प्रत्यय। विशेष, आप विशेष को तोड़ के देखिए तो यहाँ पे कोई भी प्रत्यय नहीं निकलना है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष। विशेष में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है। व्यवस्था में संधि है, तो व्यवस्था में कौन संधि है? यण, दीर्घ, गुण या वृद्धि। तो जो व्यवस्था है उसमें यण संधि है। क्या संधि है? यण संधि है। अब यण संधि किस तरीके से पहचान रखिएगा कि जिसमें भी आधे शब्द आते हैं उसमें मोस्टली यण संधि होती है, जैसे कि व्यवस्था में आधा वा आया है। नतमस्तक में समास है, तो आप नतमस्तक का समास विग्रह करके देखिए। नत को मतलब, नतमस्तक मतलब अपने सर को नीचे झुकाना। को तो क्या आया? एक कारक आ गया, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, और साथ ही साथ इसमें बहुब्रीहि समास भी है। तो बोर्ड ने इन दोनों ऑप्शन को राइट माना था। संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संख्या 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और एक कौन सी होती है? भाववाचक। अब आप इसमें से देख लीजिए, संज्ञा नहीं है। ओणम एक पर्व का नाम है, तो संज्ञा है। कुआं ये भी एक नाउन है। लड़ना, लड़ना एक नाम नहीं है, तो मतलब संज्ञा नहीं होगी। ये क्या है? क्रिया है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तय शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशस, या फिर मतलब विदेशी। तो जो तय शब्द है वो एक विदेशी शब्द है। आग का तत्सम है। तत्सम शब्द उन शब्दों कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत के जब शब्दों में थोड़ा सा विकार उत्पन्न करके उन्हें हिंदी में यूज़ किया जाता है तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो आग है वो एक तद्भव शब्द है, तो इसी का हमसे तत्सम शब्द पूछ रहे हैं। तो होगा क्या होगा? आग, आगी, अग्नि या अग्नि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आग का जो तत्सम शब्द है वो होगा अग्नि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 68 से लेकर 73 तक आपको आंसर देने हैं। तो फिर से एक बार इसको पढ़िए पैरा को। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता अविरल दुख, सुख दुख की आँख मिचोली, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो राशि, फिर राशि से ओझल हो घन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बटे जीवन जावे, सुख दुख ओ सुख दुख से, अविरल दुख से उत्पीड़न, अविरल सुख से उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। अब इस पैरा के क्वेश्चन आंसर देखिए। कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता? तो आप देखिए पहली ही जो 4 लाइन है उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता अविरल दुख, सुख दुख की आँख मिचोली, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख में मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये सुख दुख की जो आँख मिचोली है या फिर ये सुख दुख का जो संबंध है, इसी से क्या होता है, हमारा पूरा जीवन क्या होता है, परिपूर्ण होता है। इसके ऑप्शन देखिए, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं, चिर दुख असहनीय होता है, चिर सुख की अति घातक होगी, दोनों मिलन से जीवन हो परिपूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है? सुख और दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए, वह बहुत सुखी हो, वह दुखी नहीं हो, वह समृद्ध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वो ये चाहते हैं कि वो सुख दुख जो है वो परस्पर बढ़ते जाए और जीवन कट जाए। इस वाक्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या उपमा? तो यहाँ पे कौन सा उपयुक्त है? अनुप्रास। तो 70 का आंसर नंबर सी एकदम सही है। कवि ने सुख और दुख का साम्य किसमें बताया है? तो देखिए सुख दुख का ने साम्य किसमें बताया है? सुख दुख की निशा दिवा में, निशा मतलब रात, दिवा मतलब दिन में। तो किसमें बताया है? दिन और रात में। तो उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस काव्यांश में मुख्य भाव है वैराग्य, संतुलन, श्रृंगार या वीरता का? तो इसमें किसका काव्यांश में भाव कौन सा आ रहा है? संतुलन। सुख और दुख के संतुलन की बात हो रही है यहाँ पे। सुख दुख में ध्वनि साम्य शब्द है, अविरल, उत्प्रेरण, आँख या मुख? आप देखिए इसका साम्य क्या है? सुख, दुख और मुख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सही कथन है, कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्रायः वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। तुम्हें पता है एक होता है कर्ता, एक होता है क्रिया। कर्ता को यह उद्देश्य कहते हैं, इसका स्थान वाक्य के एकदम प्रारंभ में होता है प्रायः। जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल वाक्य है। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें केवल एक ही क्रिया के होने का बोध होता है। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। यहाँ पे किंतु आ जाता है, वहाँ पे कौन से वाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य। राम और सीता जाते हैं, तो देखें यहाँ पे एक ही क्रिया है, जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे और आ गया है तो मिश्रित वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है और के द्वारा, लेकिन यहाँ पे 2 सरल वाक्य नहीं जोड़ रहे हैं, केवल 2 संज्ञा को जोड़ा जा रहा है, तो यही सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह कथन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य। अब देखें यहाँ पे कोई भी संयुक्त अक्षर या फिर मिश्र वाक्य को कोई भी अक्षर नहीं आया, जैसे कि जैसे, और, तथा, उसके द्वारा हम पहचान लेते हैं या फिर तो ये मिश्र वाक्य होता है या फिर ये संयुक्त वाक्य होता है। तो आप इसमें अपनी तरफ से अक्षर लगा दीजिए बीच में कॉमे की जगह और देखिए कि क्या सही लगेगा। पैसा कमाना एक बात की, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात। तो यहाँ पे की तो नहीं आएगा। पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है,
तो ये और जब लगाया तो एकदम वाक्य सही से बोल लिया जा रहा है, एकदम परफेक्ट अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, और लग जाएगा। तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में ही और लगता है। घी का लड्डू ढेला भला का अर्थ है। देखिए इसका क्या अर्थ होगा। घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफियाँ लूटे कोयले पर मुहर का आशय है कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना, सोने के सिक्के लुटाना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महंगी चीज़ के बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया करने वाला, कार वाला, कारखाने वाला। तो कारक का क्या अर्थ होता है, क्रिया करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप डैश संकट के बादल छाए हैं। हमें इस वाक्य को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आज देश पर संकट के बादल छाए हैं, तो बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं। आज देश को संकट के बादल छाए हैं, नहीं। आज देश के संकट के बादल छाए हैं, ये भी रॉन्ग है। आज देश से संकट के बादल छाए हैं, ये भी रॉन्ग है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आज देश पर संकट के बादल छाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यक्ति रेखी विधि, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, व्यक्ति रेखी विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है, व्यक्ति रेखी विधि। इसको लर्न कर लीजिएगा। मौन वाचन का प्रकार नहीं है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तिगत वाचन, अनुकरण वाचन। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही इसके राइट आंसर हैं, और बोर्ड ने भी इन तीनों को राइट आंसर माना था। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक टिक कराते तो आपको नंबर मिल जाते हैं। केवल और केवल व्यक्तिगत वाचन ही मौन वाचन की एक विधि होती है, बाकी ये तीनों नहीं होती हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, शुद्ध उच्चारण, स्वर वाचन, कविता वाचन, प्रतिलिपि। तो इसका राइट आंसर है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का जो संबंध है वो कौशल के विकास से नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण, स्वर वाचन और कविता पाठ का संबंध जो है वो भाषा के कौशल के विकास से है, वो भी बोलने के कौशल से। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास होना चाहिए, तो भाषा के कौशल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है सुनना, फिर आता है बोलना, फिर आता है पढ़ना, फिर उसके बाद आता है लिखना। तो सबसे पहला जो कहा जाए कि कौन सा कौशल है, तो वो है सुनना। सुनने को हम श्रवण भी कह सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन संगत नहीं है, आपको असंगत वाला सुनना है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का मुख्य साधन है। पाठ्य पुस्तक कविता और शिक्षण दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो पाठ्य पुस्तक है वो केवल और केवल एक साधन है, ना कि पूरी की पूरी साध्य है। तो यही क्या है, असंगत है, ये संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है शिक्षण में विविधता आना, विद्यार्थियों की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग मुख्यतः इसलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व कर सकें। जितनी ज़्यादा उसकी ज्ञानेंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी एक एजुकेशन में, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा और उतने ही लंबे समय तक वो उसे याद कर पाएगा। आपको कोई एक चीज़ मैं आपको बता दूं और वही चीज़ मैं आपको दिखा दूं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, rather than केवल मैं आपको उसके बारे में बताऊं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, स्वस्वर वाचन। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मौन वाचन उपयोगी है। जब हम मौन वाचन करते हैं तो हम अपने आप से ही अर्थ ग्रहण भी
करते हैं। मौन वाचन के दौरान हम एकाग्र होकर उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसका साथ ही साथ हम अर्थ ग्रहण भी करते जाते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष हैं। ये विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी प्रॉब्लम है, वो भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किस परीक्षण का उपयोग करते हैं? उपलब्धि परीक्षण का। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मतलब कि क्या है? अनुपयुक्त है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से कभी भी आपकी मौलिकता का विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके केवल ज्ञान के स्तर को चेक करने के लिए होती है कि आपको कितना पता है। जो मौलिकता का विकास होता है वो ऐसे प्रश्नों से होता है जिनके एक से ज़्यादा उत्तर हो, आप उस पर खुद सोच विचार करके उत्तर दें। तो ये वर्णनात्मक प्रश्नों से होता है, ना कि मौखिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल और केवल आपके ज्ञान की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।